ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 5 तक करा था। आज हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं। पिछली बार किया था पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो चैप्टर 6 जो है वो ध्यान योग से रिलेटेड है। ध्यान योग मतलब मेडिटेशन से रिलेटेड, मतलब ध्यान लगाना। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, कि क्या समझने वाले हैं एक्चुअली, कि हमें किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल करना है मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें किस तरह से, हमारा माइंड घूमता रहता है, तो हमें अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करना है, कैसे अपनी डेली लाइफ को बैलेंस करना है। और ट्रू योगी की क्या क्वालिटीज होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन और इनर पीस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में ही, चैप्टर के शुरुआत में ही सबसे पहले कृष्ण जी बात करते हैं ट्रू सन्यासी की, मतलब सच्चा सन्यासी कौन है। तो वो कहते हैं सच्चा सन्यासी वो नहीं है जो केवल दुनिया को छोड़ छाड़ कर पूजा पाठ करने लग जाए या स्पिरिचुअल चीजों में चला जाए। हमारे कल्चर में, हमारी अगर हम संस्कृति में देखें तो आमतौर पर हम समझते हैं सन्यासी मतलब ऐसा इंसान जिसने अपना घर बार छोड़ दिया हो, काम छोड़ दिया हो, और गेरुए कलर के कपड़े पहनता हो, अकेला रहता हो, उसको हम समझते हैं कि वो सन्यासी है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जी ये कहते हैं कि ट्रू सन्यासी वो इंसान नहीं है जिसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, सारी अपनी ड्यूटीज छोड़ दी, और वो मतलब उसने जस्ट छोड़ के अपना पूजा पाठ करने लग गया या साधना करने लग गया तो सन्यासी हो गया। उनका कहना है सन्यासी वो है जो अटैचमेंट से छूट जाता है, अपनी अटैचमेंट डिटैच हो जाता है एक तरह से। किससे डिटैच होता है? अब क्वेश्चन ये उठता है किससे डिटैच होना है। डिटैच मतलब अपने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसको ये समझ आ जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे रहना है, जिसे ये समझ आता है कि सेल्फलेस होके कैसे दूसरों के लिए काम करना है, जो रिजल्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता, एक्सपेक्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स, या वो अपसेट नहीं होता अगर हमारा कोई आउटकम जैसा हम चाहते हैं, जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं, अगर वो हमें नहीं मिलता तो उससे वो अपसेट नहीं होता। ऐसा होता है सन्यासी जो कि अ, इस चीज से उसे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ, उससे अपनी जिंदगी को नहीं अटैच कर लेता। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, अगर मैं इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हुई तो मेरे जीने का कोई कारण ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो इतना ज्यादा उस लेवल पे चले जाते हैं कि सुसाइड करने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। यानी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी उस सक्सेस और फेलियर के साथ लिंक कर ली होती है। तो यहाँ पर कृष्ण जी यही कहना चाहते हैं कि सन्यासी का मतलब है कि आप ये सारी चीजें जो अटैचमेंट्स हैं इनसे आप हट रहे हो, इन अटैचमेंट को छोड़ रहे हो। यानी अपने कर्मों को, अपने कार्य को, अपने एक्शन को सिंसियरली कर रहे हो, लेकिन आप रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो, लेकिन आप परिणामों के साथ या आउटकम्स के साथ क्लिंग नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं चिपके हुए नहीं हो। जो भी आ रहा है उसको शांति से समझ रहे हो, कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। वो होते हैं ट्रू सन्यासी। जैसे कि मैं एक कुछ एग्जांपल, जो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल सोचूं तो मॉडर्न लाइफ में मुझे एक ही एग्जांपल सबसे ज्यादा समझ आता है, कि मदर जो होती है, मदर अपने घर को देखती है, बहुत प्यार से सब कुछ देखती है, बच्चों को देखती है। उसे ये नहीं होता कि मुझे कोई रिटर्न में अप्रिशिएट करेगा, या बच्चे मुझे बोले कि आपने मेरे लिए ये अच्छा बनाया। वो उसको करना है, वो सेल्फलेस होके काम करती है। उसी तरह से जब हम जॉब करते हैं, जॉब में भी अगर हम सिंसियरली काम करें, हम अगर हम इस तरह से कैलकुलेटिव काम कर रहे हैं कि 8 घंटे करना है, 7 घंटे करना है, तो इतनी सैलरी के हिसाब से करना है, तो हमें उसी तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जहाँ हम सिंसियरली काम करते हैं, बिना स्ट्रेस के काम करते हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते कि इतना काम किया तो इतनी प्रमोशन चाहिए, इतना काम किया, तो उसी हिसाब से हमें अगर हम रिजल्ट से अटैच नहीं रहेंगे, हमें ऑटोमेटिकली हमें उसके बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर यही हमें कृष्ण समझाना चाहते हैं कि जो सन्यासी हैं वो हम लोग जैसे अपने डेली के रूटीन में एक्टिविटीज करते हुए, काम करते हुए, कर्म करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, और उन अटैचमेंट से हट कर डेली लाइफ में अगर सही से हम काम कर रहे हैं, तो हम भी सन्यासी ही हैं। सन्यासी वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया और आश्रम में या वहां जाके रहने लगा, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ मतलब पूजा पाठ कर रहा है। सिर्फ वो सन्यासी नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कहने का अगर मैं ओवरऑल समझाऊं तो हम लोग जो कर्म करते हुए और अपने आप को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो ट्रू सन्यासी कहलाते हैं। अब उनका कहना है कि उन्होंने डिजायर्स को कंट्रोल करने की बात करी है, कि हमारी जो अंदर की इच्छाएं हैं
वो हमारी बदलती रहती है, और हमारी इच्छाएं एक्सटर्नल सिचुएशन से ज्यादा बदलती हैं। जैसे कि मान लो हमने किसी को देख लिया, अब मैंने कंपेयर करना शुरू किया कि मेरी सिचुएशन से अच्छी तो उनकी, मतलब मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है जबकि मैं बहुत कैपेबल हूँ, बट उनकी फैसिलिटीज इतनी हैं। अब मेरी इच्छाएं हो गई कि हाँ मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। हम दूसरों को देख के, एक्सटर्नल सिचुएशंस को देख के हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, क्रेविंग बढ़ती जाती है, इसको मैं ये कहूंगी। तो हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है। वो ये नहीं कह रहे कि आप अपनी विशेष मत करो, विशेष रखो, लेकिन उसके साथ इतना अटैच मत हो जाओ कि ये नहीं मिला तो आपने घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होने लग गया। मतलब आपकी डिजायर्स इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि इतनी क्रेविंग हो कि अगर वो नहीं मिला तो आपने सारा, आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, आपका माइंड रेस्टलेस हो रहा है, आपको टेंशन हो रही है, आप घर में टेंशन दे रहे हो। ऐसे नहीं। तो उनका कहना है कि सच्चा सन्यासी वो है जो अपनी डिजायर्स को दबाए भी नहीं। जैसे अगर मुझे कुछ चीज लेनी है, मान लो मैं चाहती हूँ, मेरी आज सैलरी ए पर है, मुझे बी पर जाना है अगले 1 साल में, तो मैं उसके लिए तैयारी करूंगी, सब करूंगी, लेकिन मैं उसको सप्रेस नहीं करूं। सन्यासी वो नहीं है जो सप्रेस कर दे इच्छाएं। वो ये नहीं कि आज मेरी इतनी सैलरी, ज्यादा सैलरी मांगना भी गलत हो गया, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप सप्रेस मत करो डिजायर्स को फोर्सफुली, उन्हें समझो, उनके लिए सही एक्शन लो, उनकी डिपेंडेंसी कम करो। और ये भी मत करो कि अगर मेरी इच्छा इतने टाइम में पूरी नहीं हुई तो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे नहीं कह रहे वो। सेंसिबल होके, समझ के उसको उस हिसाब से एक्शन लो, उस पर इतने डिपेंडेंट मत हो जाओ। तो उनका ये कहना है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके मैं समझा सकती हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाने को मतलब खाना अगर हमें अच्छा मिला तो हम इंजॉय कर रहे हैं, और खाने को हम इंजॉय करते हुए खाते हैं। तो ये कह रहे हैं खाने को इंजॉय करना बंद मत करो, लेकिन हाँ आप अपनी इस अर्ज को मत लाओ कि मुझे यही खाना है, अगर मुझे ये खाना नहीं मिला तो मैं अनहैप्पी हूँ, मेरा दिन खराब हो गया, ऐसा ना हो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना आ रहा है तो उसे इंजॉय मत करो। तो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आप कंपल्शन मत ले लो इन चीज़ों की, आप उनको चॉइसेस के साथ जियो। तो उनका कहने का मतलब यही है कि आप चिपको मत चीजों के साथ कि ये चीज मुझे चाहिए तो मेरे को खुशी देगी, ऐसे नहीं। नेक्स्ट उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी। सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि अंदर से डिसिप्लिन होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अंदरूनी डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि जैसे रूटीन फॉलो करना, कि आप इस ऐसे रहते हुए अपने अपनी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भी आप बेस्ट रूटीन बना सकते हो। आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, अपना योगा कर रहे हो, फिर आप अपनी मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब आप सब कुछ अपने बैलेंस से करो, ऐसा बैलेंस जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने माइंड का ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो और सही एक्शन लो। तो अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाओ, अपनी आदतों पर इतना कंट्रोल करो कि आपका बैलेंस लाइफ रहे। मतलब ये भी नहीं कि आप काम कर रहे हो तो ऐसे कर रहे हो कि ओवर वर्क कर रहे हो, हेल्थ पे आ रहा है, ऐसे नहीं। तो उनका कहने का मतलब है कि सेल्फ डिसिप्लिन होकर, विजडम से, क्लियर थिंकिंग के साथ, सोच समझ के आप अपना रूटीन बनाओ, बेस्ट रूटीन। ऐसा रूटीन जिसमें आपकी इमोशनल मैच्योरिटी हो, आपको विजडम मिले, आप हर चीज सही से करो, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी भी हो, आप काम भी सही से करो, इनकम भी आए, वो सब कुछ। आपको इस तरह से अपना एक बैलेंस रूटीन बनाना है जो आपके लिए बेस्ट हो, और उसको अंदर से फॉलो करो। आपके अंदर स्ट्रांग विल पावर हो, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। तो वो होती है सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमें रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो एक सन्यासी का रूटीन सही होना चाहिए। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आज की हमारी लाइफ में। हमने बहुत जगह देखा है, कभी हम किसी दिन लेट उठ रहे हैं, किसी दिन हमें जल्दी उठना पड़ रहा है, हमें कई बार हमारी नींद इम्बैलेंस हो रही है, सही से सो नहीं पा रहे, हेल्थ पे आ रहा है, या फिर एक रूटीन बन गया डेली 2-3 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना। तो वो इतना इरेगुलर रूटीन के बजाय हमें एक बेस्ट रूटीन बनाना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ भी सही रहे, हमारा माइंड भी सही रहे, और साथ में हमारी इमोशनल इम्बैलेंस जो भी हो रही है वो सारी चीज़ें हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। देन अनदर पॉइंट है कि सन्यासी बाहरी नहीं होना चाहिए, सन्यासी भीतर से होना चाहिए। मतलब कि बाहरी का मतलब है कि आपने गेरुए कपड़े पहन के ये बोलना शुरू करा कि मैंने सन्यास ले लिया, और आप कहीं पे बैठ के सिर्फ पूजा पाठ में लगे हो। तो ये कह रहे हैं ऐसा सन्यासी नहीं, सन्यासी मतलब अंदर से हो। क्योंकि कई बार ऐसे लोग योग में चले जाते हैं लेकिन फिर भी वो अटैच होते हैं चीज़ों से, तो वो सन्यासी का फायदा नहीं है। सन्यासी अंदर से का मतलब ये होता है कि आपने अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, अपने सारी ड्यूटीज को निभा रहे हो, लेकिन आपने क्या छोड़ा? आपने अपनी ईगो छोड़ी, लालच छोड़ा, क्रेविंग छोड़ी, फियर छोड़ा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखना, ये चीज छोड़ी, अटैचमेंट छोड़ी,
और कई बार हमारी नेगेटिव इमोशनल होता है, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, एकदम से रिएक्ट करते हैं, ऐसी चीजें छोड़ी। उसको कहते हैं ट्रू सन्यासी, जो अंदर से सन्यासी हो। सिर्फ जंगल में जाना, जाके रहना, या किसी आश्रम में जाके रहना और अपनी सारी ड्यूटीज को छोड़ना, सन्यास सिर्फ वो सन्यासी नहीं है, वो बाहरी सन्यासी होता है। दूसरा, रियल सन्यासी का मतलब होता है इनर डिटैचमेंट। इनर डिटैचमेंट में आपने खुद समझना है कि हम किस चीज से बहुत ज्यादा अटैच हैं। ऐसी क्या चीज है जिससे मैं इतनी अटैच हूँ कि अगर उसको कुछ होता है या वो चीज कुछ होती है तो मैं पूरी इम्पैक्ट हो जाऊं, मैं ओवर क्या कहते हैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाती हूँ या कुछ ऐसे करने लग जाती हूँ। हमें खुद देखना है, हमारी वो वीकनेसेस बन जाती हैं। हमें वो ट्रू एक तरह से अपनी अटैचमेंट्स देखनी है, मैं किस किस से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, और उनसे हमें डिटैच होना है। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम ये समझे, डिटैच का मतलब ये भी नहीं है कि आपने अपने रिलेशंस की केयर करनी छोड़ देनी है, ऐसा भी नहीं है। डिटैच का मतलब आउटकम से डिटैच हो जाओ, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से अटैच ना हो कि अगर ये चला गया तो मैं क्या होगा। मतलब हम इस फियर में बहुत रहते हैं, अगर मेरे घर में ये बंदा चला गया, उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, हम इसमें ही वरीज में और फियर में जीते रहते हैं। तो सच्चा सन्यासी वही है जो हम इस दुनिया में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए और एक तरह से माइंड को अटैचमेंट से फ्री रखे, डिस्टरबेंसेस से फ्री रखे। तो इसकी एक स्टोरी की फॉर्म में हम समझ सकते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस करी थी कि एक बार की बात है, दो सन्यासी थे, एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में रहता था अकेला, और एक सन्यासी जो सिटी में रहता था। तो एक बार वहां पर एक आदमी आता है, यंग आदमी, जो जिसका नाम था अर्जुन समझ लो। वो कहता है कि एक सच्चा सन्यासी वही है जो घर छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, और जंगल में रहकर तपस्या करे या आश्रम में जाकर तपस्या करे। तो एक दिन उसने एक साधु से बात करी, मुलाकात करी, और उसने, वो साधु का नाम था ऋषि, और उनसे मुलाकात करी और उनसे मुस्कुराते हुए बोला कि ट्रू सन्यासी वो है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर और आश्रम में जाके अकेले रहे। तो उन्होंने, वो हंसने लगे, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें दो लोगों से मिलवाता हूँ जो तुम्हें समझाएंगे कि सच्चा सन्यासी क्या होता है। तो एक वो उसे ले गए जो बिल्कुल अकेला पर्सन था, जो आश्रम में था और सन्यासियों के साथ रह रहा था, और वो सिर्फ पूजा पाठ में लगा हुआ था। तो उन्होंने, साधु ने कहा, तुम इसको देखो, ये घर परिवार छोड़ के, नौकरी छोड़ के, सब छोड़ दिया एक दिन, और वो यहाँ आके रहने लगे। अब यहाँ आके रहने से क्या हुआ, उनको वहाँ की हैबिट थी, वो वहाँ यहाँ आके एकदम से बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आने लगा। वो बेचैन होने लग गए, शुरू में चिड़चिड़ाहट दिखाने लग गए। फिर धीरे धीरे यहाँ के माहौल के हिसाब से जब उन्हें खाने के लिए बोला गया तो खाना कम दिया जाता है वहाँ पे, कि हम कम खाएं ताकि हमारा उसी तरह से हम ध्यान लगा पाए। लेकिन उनको स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुई। वो जो सन्यासी बन के रह रहे थे वहाँ पे, उनसे वो भी टॉलरेट नहीं हो रहा था कि मेरे को भूखा रखा हुआ है, मैं खाना ही नहीं खा पा रहा हूँ। और वो बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन वो इरिटेट बहुत हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ट्रू सन्यासी ये नहीं है कि आप अ, चिड़चिड़ेपन में रहो, क्रोधित रहो, बेचैन रहो, और कोई कुछ आके बोल रहा है तो बोलो तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, और उसको उल्टा सीधा बोलो। ट्रू सन्यासी ये नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर आपने अभी भी अपने अपने अंदर एंगर, एक्सपेक्टेशन, ईगो और गलत बोलना, ये सब माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप सन्यासी तो हो ही नहीं। फिर वो एक और जगह लेके गई कि जहाँ पे एक पर्सन था, जिस राघव नाम का, जो घर में रहता था, अपने परिवार के साथ नौकरी करता था, बच्चे थे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा था, सुबह सुबह जल्दी उठता, मेडिटेशन करता, भगवान की पूजा करता, और बहुत ईमानदारी से अपना काम करता, और लोगों की मदद भी करता था वो। उसके अंदर कोई ईगो नहीं थी, वो मतलब बिल्कुल ऐसे काम करता था सेल्फलेस होके, जहाँ कोई बुलाए, उसकी हेल्प के लिए बुलाए, वो एकदम से जाता था। तो उसको जब उससे बात हुई तो वो देख के लगा कि वो बंदे के अंदर एक ऐसे ही तेज सा लग रहा था। तो मतलब कहने का मतलब यह है, वो बंदे का माइंड बिल्कुल शांत था, और बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा था, उसके बात करने में एक ठहराव था। तो वो आदमी जो एक घर में रहता है, फैमिली के साथ रहता है, वो भी एक सन्यासी, उन्होंने बोला ये एक सन्यासी है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी ड्यूटीज पूरी निभाता है, टाइम पे उठता है, पूरा रूटीन है, अनुशासन से रहता है, और फिर भी वो देखो भगवान के साथ अटैच है, कोई गलत काम नहीं करता, लोगों की मदद करता है। तो उस हिसाब से देखो तो वो जो आश्रम में है, वो किसी की कोई मदद नहीं हो रही, वो अपने एक मेडिटेशन स्टेट में है। ये पर्सन जो काम भी कर रहा है, मेडिटेशन भी कर रहा है, भगवान का नाम भी ले रहा है, तो
रोज ग्रैटिट्यूड कर रहा है, मतलब उसकी जो आते हैं बिहेवियर है उस हिसाब से ये ट्रू सन्यासी है। तो उन्होंने बोला ये सन्यासी अंदर से सन्यासी है। वो सन्यासी एक्सटर्नल सन्यासी है जिसने अपनी वेशभूषा वैसे बना ली और वो अलग अकेले रहने लग गया। तो एक्चुअल में योगी और एक्चुअल में सन्यासी वो है जो अंदर से सन्यासी है, जिसने अंदर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, पूरा अनुशासन से रहता है, वो सन्यासी है। तो अब ट्रू सन्यासी के मतलब उन्होंने जब समझाया, तो आज अगर हम अपने लिए समझें तो हमारे, अगर हम देखें तो हम भी ट्रू सन्यासी की तरफ ही हैं, जो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम अपने अंदर से एक एक चीज जैसे लग रहा है हमें कहाँ पे ठीक करना है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये, तो ये ट्रू सन्यासी हैं। बस हमें क्या और करना है, हमें अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करना है, जो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब समझाने के बाद कृष्ण जी ये कहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लेकर आओ। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, आदतें ठीक करो, अपने मन को शांत करना है, धीरे धीरे रेस्टलेस नहीं करना। और फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपकी धीरे धीरे होगी। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऐसे नहीं होती कि एक दिन में आपने कुछ इंप्रूव कर लिया या एकदम से आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए। उनका कहना है कि हम खुद अपने दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। हम खुद ही बन जाते हैं दोस्त और दुश्मन। अगर हमने सही से अपनी आदतें नहीं रखी, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं रखा, तो हम अपने दुश्मन हैं और हमें ही नहीं पता चलेगा हम अपने दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया, सही से हम अपना रूटीन फॉलो करने लग गए, आदतें हमने बदलनी शुरू कर दी, हम ही खुद के दोस्त बन जाएंगे। तो हमारा अपना माइंड ही हमारी मदद भी करता है और हमारा कई बार दुश्मन भी बन जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन के बाद उनका पॉइंट आता है कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे नियंत्रण में लाना है। तो माइंड नेचुरली रेस्टलेस है, बहुत सारी थॉट्स हमारे सारे दिन में चलती रहती हैं। जैसे एक बंदर होता है ना, एक डाल पे गया फिर दूसरे पे, वो चलता रहता है। उसी तरह से हमारे दिमाग में थॉट्स भी जंप करती हैं। एक आई दूसरी आई, कोई पुरानी याद आ गई, फिर कुछ ये याद आ गया। तो अगर हम अनकंट्रोल्ड रहेंगे तो हमारा जो माइंड है, हमारी डिजायर्स हैं, हमारी अटैचमेंट्स हैं, हमारी, बिल्कुल कुछ नहीं वो हमें कहूंगी, सब डिस्ट्रैक्शन की जितनी तरफ होगी लेकर मैं जाएंगी बताऊंगी। बहुत ज्यादा। मतलब बता कंफर्म कर दो, कल का। ठीक है, तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना, हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब क्योंकि अगर हम जितना माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा, आप देखोगे कभी एक जगह कभी दूसरी जगह भटकता रहता है माइंड, हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, हम अटैचमेंट्स में लगे रहते हैं और हम फोकस होके काम नहीं कर पाते। तो माइंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में थॉट्स या इमोशन ना आए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि माइंड का असली मतलब क्या है जो कंट्रोल करने का है, थॉट्स और इमोशन आपको कंट्रोल ना करें। जैसे कि थॉट्स आई अच्छी या बुरी, और इमोशंस आ रहे हैं अच्छे या बुरे, चाहे एंगर आ रहा है, फियर आ रहा है, वरीज आ रही हैं, एक्साइटमेंट आ रही है, सब आएंगे, उसमें कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन आप उनके गुलाम ना बन जाओ। गुलाम का मतलब है आपका मूड, आपका डिसीजन, आपका बिहेवियर उन थॉट्स और इमोशंस के हिसाब से ना बदले। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कोई पुराना किसी पर्सन ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला हुआ है, और जैसे ही वो पर्सन मेरे सामने आया तो मेरे थॉट शुरू हो गई उस पुरानी वाली। अब वो पर्सन तो चला गया लेकिन मैं उस थॉट्स में लगी हुई हूँ, मुझे अगले दिन फिर याद आ रही है, फिर याद आ रही है, फिर याद आ रही है। और जब वो थॉट्स आती हैं तो मैं नेगेटिव पैटर्न में चले जाती हूँ, मुझे गुस्सा आने लग जाता है। हो सकता है कि मैं घर में कन्फ्लिक्ट शुरू कर दूं, या हो सकता है मैं खुद ही डिस्टर्ब्ड हूँ, पूरा दिन कोई काम नहीं कर पा रही, अगले दिन भी यही हो रहा है। तो ये जो थॉट्स हैं इसने मेरा पूरा स्पॉइल कर दिया एक तरह से। तो थॉट्स मेरे इमोशंस मुझे कंट्रोल करने लग गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ऐसा नहीं करना कि आपके थॉट्स और आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करने लग जाएं, आप पे इतना इम्पैक्ट डालने लग जाएं। तो अगर गुस्सा आया तो आप किसी को हर्ट ना करो। अगर डर लग रहा है तो आप एक्शन लेना बंद ना करो। अगर कोई दुख आया है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना छोड़ दो। अगर कोई थॉट आई है तो आप उस थॉट के साथ इतना अटैच ना हो जाओ कि आप सबके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, अपना भी केयर नहीं कर पा रहे हो, अपना भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो फोकस और ड्यूटीज जो हमारी हैं उनसे डिस्ट्रैक्शन ना हो। माइंड कंट्रोल का मतलब ये है कि आपका माइंड अपने काम से ना भटके, चाहे कोई भी थॉट आ रही है। अगर आप कुछ भी चीज पे फोकस कर रहे हो तो फोकस पूरा रहे। चाहे आपको कोई भी थॉट आ रही है, इट्स ओके, आप सोचोगे ठीक है जो हुआ हुआ, अब काम करो आगे, ऐसे करके। आपको अगर किसी की हेल्प करनी है तो आप कर रहे हो, आपके अंदर ईगो ना आए। आप
मतलब ऐसा ना रहे कि आप किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप उसको गालियां निकाले जा रहे हो अंदर, आप उसको फॉरगिव भी नहीं कर रहे हो, तो उससे आप शांत नहीं हो आपके अंदर। इसका मतलब माइंड कंट्रोल नहीं है, उस सिचुएशन ने, उस थॉट ने आपको कंट्रोल किया हुआ है। तो माइंड कंट्रोल का मतलब है कि मैं तय करूंगी कि मुझे किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। मतलब ये मेरा कंट्रोल माइंड पर तभी होगा जब मैं तय करूँ, अच्छा ये थॉट आई, ये मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो आगे सोचो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी थॉट आप पे इतना हावी ना हो जाए कि आप उसके साइकिल में जा रहे हो, आप स्ट्रेस में रह रहे हो, नींद नहीं आ रही पूरी तरह, ऐसे ना हो। माइंड कंट्रोल का मतलब है अगर कोई थॉट आई भी तो मैं तय करूंगी कि मुझे इस थॉट पे कितनी देर रहना है, मुझे इस थॉट पे कितना सोचना है। मैं तय करूंगी मुझे इस थॉट के बारे में कुछ करना भी है कि नहीं करना। मेरा ऐसे नहीं कि मेरे इमोशंस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसे ना हो। तो माइंड को हायर पर्पस की तरफ लगाना है उल्टा। हायर पर्पस क्या है हमारे लिए? हायर पर्पस हमारे लिए है कि हम अपने अंदर पीस लाएं, चाहे वो हम मेडिटेशन से लाएं या किसी भी ध्यान से लाएं। स्पिरिचुअल ग्रोथ है मेरा हायर पर्पस। मेरा हायर पर्पस है दूसरों की मदद करना। जहाँ पे आप सफरिंग देख रहे हो, आप उनकी मदद करने की कोशिश करो। मेरा हायर पर्पस है मेरी अपनी ड्यूटीज को पूरा करना। जो कर रही हूँ फोकस होके करूँ, डिसिप्लिन से करूँ। ये मेरा हायर पर्पस है। तो अपना माइंड हमारा क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मेरे क्या गोल हैं, मुझे कैसे करना है, मुझे अपना फोकस वाला काम क्या करना होना चाहिए मेरा डेली का। मेरा माइंड फियर में, एंगर में, जेलसी में, गुस्से में, इनकी तरफ नहीं भागना चाहिए। ये है माइंड कंट्रोल। अगर जा भी रहा है, 1 मिनट को गया भी, तो उसे वापस लेकर आना है आपने। और मेरा पर्पस क्या है? हायर पर्पस की तरफ मेरी ड्यूटीज, मेरा फोकस, मेरी हेल्पिंग टू फॉर अदर पीपल, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये मेरा गोल है, ये मेरा पर्पस है। तो माइंड को आपने ट्रेन करना है, उसको दबाना भी नहीं है कि थॉट आई तो ये सोचो, गिल्टी फील करो मेरे दिमाग में थॉट क्यों आई। गिल्टी भी नहीं फील करनी है आपने। आपने बस उसको ट्रेन करना है, हर दिन ट्रेन करना है कि किस तरह से आप माइंड को कंट्रोल कर पाओ। आपने सप्रेस नहीं करना, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना। तो माइंड को ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी ब्रेथ कंट्रोल करते हैं, हम फोकस्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, डेली रूटीन अच्छा बनाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। और कई बार हम अच्छी चीज़ें सुनते हैं, राइट? या हम कोई स्पिरिचुअल चीज़ें सुनी तो वो भी हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। हमारा इस सब से माइंड कंट्रोल होता है, माइंड फोकस्ड होता है, और हम अच्छे से काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई बच्चा शैतान होता है ना, आप उसे आराम से प्यार से समझाते रहते हो, समझाते रहते हो। उसी तरह से हमने अपने माइंड को भी कंट्रोल करना सीखना है, समझाना है। माइंड को भी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें ट्रेन करना है एक्चुअली में। तो माइंड कंट्रोल का मतलब है माइंड आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप माइंड को अपने हायर पर्पस की तरफ डायरेक्ट करो, ये मतलब है। फिर अनदर पॉइंट जो यहाँ पे कृष्ण जी समझाना चाहते हैं वो है अपनी आदतों को रेगुलेट करो, आदतों को नियंत्रण में लाओ। हैबिट्स आपका कैरेक्टर बनाती हैं। डेली हैबिट्स जैसे कि स्लीप, टाइम पर सो, टाइम पर उठो, खाना, काम, स्टडी, ये डायरेक्टली हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे, इरेगुलर स्लीप होगी, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, तो माइंड हमारा उसी तरह से स्कैटर्ड रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, वीक बनेगा। हैबिट्स कंट्रोल करने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, फोकस होता है। वही चीज जैसे मान लो कि मैं अपनी क्रिपिंग करे जा रही हूँ कि मेरे पास मनी नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए। पैसा तो चाहिए, लेकिन क्या आपने उसके बारे में सोचा कैसे आएगा? क्या मुझे इसी जॉब से आएगा, मुझे जॉब बदलनी पड़ेगी? आप मोर सेंसिबल होके सोच रहे हो। कहने का मतलब ये हो गया कि आप मोर फोकस्ड हो अपने काम के लिए, अपने गोल के लिए। तो जब तक आप वो फोकस नहीं होगे, आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी, आप अपनी चीजें अचीव भी नहीं कर पाओगे, अपने गोल्स भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या एक्शन लेने हैं। हर चीज़ हमें प्रॉपर सोच के करनी चाहिए। और साथ में इस सब के साथ हमारी हैबिट्स बिल्कुल परफेक्ट, हमारे जैसे कि हमें हमारे हिसाब से हमारा स्लीपिंग टाइम बिल्कुल फिक्स हो। हमें उठना इतने टाइम में है, ये नहीं कि सो रहे हैं तो हम 10-10 घंटे सो रहे हैं, ऐसे नहीं।
तो सब कुछ हमारा एक नियंत्रण में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें किस तरह से संतुलित जीवन जीना है। संतुलित जीवन का मतलब हो गया कि हमें इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे रेस्ट करना है, इस तरह का बैलेंस बनाना है। माइंड हमारा डिस्टर्ब ना हो। अगर हम कोई ऐसी चीज़ें हम टीवी में देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं मेरे माइंड को स्ट्रेस में डालती हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कोई क्राइम वाली चीज़ें देख रहे हैं तो हम अंदर से डर में चले जाते हैं। काफ़ी अगर आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, आपको खुद लगेगा कि मेरे माइंड में ज़्यादा डर रहने लग गया है कि कहीं अब मेरी कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। जैसे जैसे हम देख रहे होते हैं वैसे वैसे हम अपने साथ फील करने लग जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि मेरा 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 क्या एक्शन हो रहे हैं जिससे मेरी अपनी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरे लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ रहा है, मेरा माइंड शांत नहीं हो रहा या मेरा फियर बढ़ रहा है। वो सारी चीज़ें आपने देखते हुए अपना पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हमें इस तरह से अपना बेस्ट बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। माइंड, यहाँ पर कृष्ण जी ने एक बात बोली है, माइंड जो है वो दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं, सेल्फ इज द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ एंड ऑल्सो द एनिमी ऑफ द सेल्फ। यानी अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है तो वो फ्रेंड बनेगा। यानी कि अगर आप मेडिटेशन करती हो, क्लैरिटी है, विजडम है, अंदर से पीस है, तो वो आपका माइंड जो है वो फ्रेंड बनेगा। अगर आप अनकंट्रोल्ड हो बिल्कुल, आप जो थॉट आ गई आप उसके हिसाब से पूरा मूव हो रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, ईगो है आपके अंदर, आपके डिजायर बढ़ती जा रही हैं औरों को देखकर, और या आप डर में बहुत ज़्यादा जी रहे हो या आप अटैचमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप एनिमी, आपका माइंड ही आपका एनिमी बन जाता है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ डिपेंड करती है हम माइंड को कैसे मास्टर बनाते हैं, यानी माइंड को मास्टर हमें कैसे ट्रेन करना है। ठीक है। और फिर इसमें ओवरऑल, अगर हमें ओवरऑल क्रक्स बताऊं अभी तक, तो डेली रूटीन संभालना है हमें अपना, माइंडफुल लिविंग करनी चाहिए हमें, हमें अपनी इच्छाओं पर पूरा संतुलन बना के कंट्रोल करके डिजायर्स को, और फिर उसको देखना चाहिए हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। रेगुलर मेडिटेशन कम से कम 15 मिनट अपने साथ गुजारने हैं, चाहे आप ब्रेथ को कंट्रोल करके करो, मेडिटेशन करो, गाइडेड मेडिटेशन करो, और माइंड को ट्रेन करना है ताकि वो स्टेबल हो, फोकस्ड हो। और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आपको अपने थॉट्स, एक्शन, इमोशंस को रोज रिव्यू करना है। रिव्यू मतलब एनालाइज करना है कि वो कैसे चल रही हैं। क्या मैं ईगो से एक्ट कर रहा हूँ, या मैं क्लैरिटी से कर रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट से अटैच्ड हूँ। ये आपकी बहुत मदद, जब हम सेल्फ एनालिसिस डेली करते हैं, डेली एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट निकालते हैं, तो हेल्प करता है हमारी एवरीडे इम्प्रूवमेंट के लिए, फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है। तो ये ओवरऑल इसमें आ रहा है। अब आगे कृष्ण जी ये बताना चाहते हैं कि जब हम माइंड को कंट्रोल करते हैं, ये मेजर पार्ट है माइंड को कंट्रोल करने में ही, हम हर दिन कंट्रोल कर रहे होते हैं, हर दिन हमारा इधर उधर भटक रहा होता है। तो यही हमारा असली में, हमारी अगर हमने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, ये हमारी सच्ची जीत है सही में। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि मान लो कि एक एक जगह पे एक आदमी रहता था जिसका नाम था विक्रम। ठीक है। वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता था। वो रोज वो ध्यान करता, बुक्स पढ़ता, मंदिर में जाता टाइम पर, और उसे लगता था मैं जल्दी जल्दी एनलाइटन बन जाऊं। वो काफी सारी बुक्स ले आया कि मैं बुक्स पढ़ूंगा, रोज की एक पढ़ूंगा। वो मेहनत करता है लेकिन अक्सर वो रेस्टलेस और फ्रस्ट्रेटेड रहता था। उसका माइंड में एक तरह से ऐसे लगता था, उसको ये टेंशन रहती थी कि मेरे काम अधूरा है। इमोशनली वो फ्लक्चुएट बहुत जल्दी हो जाता था, गुस्सा आता था, जेलसी होती थी। तो एक दिन उसने अपने किसी गुरु से बात करी कि मैं जल्दी से स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहता हूँ। तो गुरु ने उसे बताया कि वो उसे गार्डन में ले गए, वहां उन्होंने दो प्लांट्स दिखाए। एक प्लांट जिसमें ठीक से पानी और सनलाइट मिलने के बावजूद वो प्लांट मुरझा रहा था। दूसरा प्लांट था जो सिंपल केयर हो रही थी, ज्यादा कोई केयर नहीं हो रही थी, नॉर्मल जैसे होता है रूटीन, पानी दिया जा रहा था सिंपल और सनलाइट में था, उसकी वो हेल्दी और स्ट्रांग बन रहा था। तो उनका ये कहना था कि विक्रम, ये माइंड है हमारा, अगर इसे डिसिप्लिन की तरह नहीं करोगे, नहीं रखोगे, तो चाहे कितनी भी नॉलेज या एफर्ट लगा लो, आपकी ग्रोथ स्लो ही होगी। तुम चाह रहे हो कि मैं जल्दी से जल्दी बुक्स खत्म करूं, ज्यादा से ज्यादा पढूं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं करूं, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी जल्दी हो कि मैं मतलब मैं उसमें कुछ करना चाहता हूँ तो मेरा माइंड भी कंट्रोल हो जाए। तो उनका कहना है कि ऐसे माइंड कंट्रोल नहीं होगा। आपको पहले अपनी हैबिट्स रेगुलेट करनी होंगी, अपनी लाइफ को बैलेंस करना होगा। ये भी नहीं कि आप जाग जाग के बुक्स पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जा रहे हो। तो उनका ये कहने का मतलब था कि तुम्हारे पास सब है, तुम आराम से स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअल ग्रोथ लो, उसके लिए भागो नहीं, जल्दी नहीं करो।
जो प्लांट्स वीक था, यानी कि उसका माइंड रेस्टलेस था, अनकंट्रोल्ड था, डिजायर्स अनकंट्रोल थी। और जो प्लांट स्ट्रांग था, उसका मतलब उसका माइंड डिसिप्लिन था, स्टेबल इमोशंस थी। तो विक्रम को कहते हैं कि तुम्हें पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना है। सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, फिर स्टडी करो, काम करो, अपना नॉर्मल जो दिन का काम है वो करो, जितना टाइम मिल रहा है उसमें स्टडी करो। हर दिन कुछ कुछ स्टडी करो। और तुम्हारे थॉट्स जब इधर उधर घूमेंगे तो उसे वापस लेकर आओ, फोकस करो। ये एक दिन का काम नहीं है, एक या मैं एक हूँ 5 दिन का काम है, ऐसा नहीं है। कि लाइफ की जर्नी है। तुम स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से उसको करो, समझो हर चीजों को। अपनी पूरी स्लीप लो, ध्यान रखो, और साथ में अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो माइंड को कंट्रोल करना हमें इस संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, काम करते हुए ही आता है। अपने एक्शंस और इमोशंस को सेल्फ चेक करो। ये सारी चीजें पार्ट है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। सिर्फ बुक्स को पढ़ने से नहीं होगी स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो तब उसे विक्रम को समझ आता है। वो फिर कुछ हफ्ते, कुछ महीने, वो अपने धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। वो माइंड को काम करना सीख जाता है, माइंड को शांत करना, कंट्रोल करना सीख जाता है। इमोशनल बैलेंस बना के चलता है अपने काम पे, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेता। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करता है। तो उसे समझ आता है कि ये तो एक्चुअल में पढ़ने से भी नहीं होगा। ये तो एक्चुअली हमें अपने कर्म, अपने डेली की रूटीन में जो हम काम कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, उसके साथ साथ हमें समझ आता है कि हमें किस तरह से चीजों को कंट्रोल करना है। तो माइंड जो है वो हमारा फ्रेंड भी बन सकता है, एनिमी भी बन हो सकता है। डिपेंड करता है हम कैसे करा रहे हैं, हम किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। और जो लाइफस्टाइल बैलेंस के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि जनरली आजकल हमारी लाइफस्टाइल सही में इम्बैलेंस है। तो वो कहते हैं कि आप मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप लेकर आओ। अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, अपनी रोज की अंडरस्टैंडिंग लाओ कि मुझे कहाँ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, इम्प्रूव करना है। हर दिन लर्निंग है। फिर उन्होंने बोला बैलेंस लाइफस्टाइल में कि सभी चीजों में आप रेगुलरिटी रखना जरूरी है। जैसे खाना है, खाना ना ज्यादा ना कम। बहुत ज्यादा आप कह रहे हो हम बाहर का खा रहे हैं, या वो भी नहीं, ज्यादा ना कम, आप सही खाना खा रहे हो, ओवर ईटिंग नहीं कर रहे। जितना हम ओवर ईटिंग करेंगे उतना ही हम मतलब एक तरह से एक्टिव नहीं रह पाएंगे। अंडर ईटिंग भी नहीं करो जिससे कि कमजोर हो शरीर। आपको बैलेंस डाइट, सही डाइट लेनी है। स्लीप बिल्कुल सही लो, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। सही स्लीप, माइंड अलर्ट रहे, काम रहे, और आप अच्छे से फोकस्ड होकर काम करो। ओवर स्लीपिंग से लिथार्जी हो जाते हैं, अंडर स्लीपिंग से इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस आता है। तो आपको दोनों हिसाब से देख के अपने आप को बैलेंस्ड स्लीप लो, वर्क करो, प्रॉपर रेस्ट करो, रूटीन फॉलो करो। और जब आप ऐसे करोगे तो आप देखोगे, अगर आपको अपने आप ही आप हैप्पी रहने लगोगे, आप फोकस्ड रहने लगोगे। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्सेस वर्क कर रहे हैं, मतलब अगर वो काम कर रहे हैं ऑफिस का 14-14 घंटे, 15-15 घंटे कर रहे हैं, उतना ही उनको स्ट्रेस रह रहा है, थकावट रह रही है। और कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं तो इतना ज्यादा कर रहे हैं कि फिर वो लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शन फील हो रही है। तो हमें सब कुछ मेंटेन करते हुए सही से करना है। फिर बैलेंस क्यों मैटर करता है? बैलेंस करना, अपनी हर हर चीज को बैलेंस करना जो है, वो हमारे माइंड को शांत रखता है। हम सक्सेसफुली मेडिटेट कर पाते हैं, और हम उसी तरह से अपने माइंड को शांत करना सीख जाते हैं। और जितना हमारा माइंड शांत रहेगा, हम बेस्ट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे हर प्रॉब्लम के। हम सही रास्ते निकाल पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। तो ये उन्होंने ओवरऑल बैलेंस के बारे में बोला कि हमें किस तरह से हर चीज को बैलेंस करके चलना है। फिर उन्होंने इसी चैप्टर में ही आगे बताया है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो इसमें अर्जुन कहते हैं कि माइंड रेस्टलेस है, अनस्टेडी है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ ये सच है, आप कोशिश करते रहते हो, वो माइंड फ्लक्चुएट होता है, आसानी से कंट्रोल में नहीं आता। तो बट वो फिर कहते हैं कि ये तुम्हारी हर दिन की ये स्ट्रगल है, हर दिन आपको ये करना है। और मन हमेशा डिजायर चाहता है, इच्छा होती है उसकी, कभी किसी चीज की, कभी किसी रिजल्ट की इच्छा होती है। जब कुछ मिलता है तो खुश हो जाता है, जब कुछ नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है। पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें उलझा रहता है मन। प्रेजेंट में पूरा फोकस नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। तो मन को कंट्रोल करना इतना चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है, हर मोमेंट पे बदलता है। उसको सामने कोई चीज अच्छी लगी, वो बदल जाएगा। तो बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट ज्यादा रहता है मन हमारा, माइंड।
तो कृष्ण जी ये कहते हैं, इवन अगर आप रिवर देखो, रिवर भी एक बहुत बड़े तूफान के बाद टर्बुलेंस आता है फिर शांत होती है। उसी तरह से माइंड भी, जब हमारा ऑलरेडी हमारी लाइफ में टर्बुलेंस आ चुका है, कई तरह की हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अब एफर्ट लगाओगे तो माइंड कंट्रोल भी ज़रूर होगा। ये नामुमकिन तो नहीं है, हाँ, बट हर दिन का अभ्यास है आपका। तो वो बताते हैं कि मन को नियंत्रित करने का तरीका दो चीज़ों में है। पहला, प्रैक्टिस, अभ्यास करो, लगातार अभ्यास करो। डेली मन को फोकस या माइंड को फोकस रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करो, या आप कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका माइंड फोकस्ड रहे। हर दिन 10-15 मिनट अपने लिए लगाओ, ध्यान लगाओ, और हर एक्शन जो आप ले रहे हो उसको सही से प्लान करके लो। बिना प्रैक्टिस के माइंड कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। तो अभ्यास से यानी प्रैक्टिस से माइंड धीरे धीरे शांत होगा, फोकस्ड होगा और स्टेबल बनेगा। सेकंड पॉइंट उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया कि डिटैचमेंट, अटैचमेंट और डिजायर से दूरी, उसको वैराग्य कहते हैं। तो आपको परिणाम से भी अटैच नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इच्छाओं में भी मत जाओ, और ईगो में भी मत रहो। इन सब से आपने इंडिपेंडेंट रहना है। आप काम करो, अपने टारगेट सेट करो, उसके लिए एक्शन लो, लेकिन इतने अटैच मत हो जाओ कि वो नहीं मिला तो ये हो जाएगा, वो नहीं मिला तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। काम ईमानदारी से करो, लेकिन आउटकम पर डिपेंडेंट मत रहो। सो उनका ये कहना है कि आप रिजल्ट से इतना अटैच हो, डेली सोच रहे हो। मान लो आज हमने सोचा कि हमें एक हफ्ते में इतना कमाना है, आप डेली बैंक के अमाउंट देख रहे हो, डेली चेक करो, इतना आ गया तो क्या होगा, इतना आ गया तो क्या होगा, तो इतना भी अटैच मत हो। तो वैराग्य माइंड को आपने थोड़ा फ्रीडम देनी है। जब आप अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य माइंड, यानी कि जो हमारा माइंड इधर उधर भटक रहा है, डिटैचमेंट, अटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उस माइंड को जब हमने खाली किया, शुरू किया उस पर काम करना, तो आप देखोगे कि आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने अंदर चेंजेस फील करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे। अभ्यास अकेला करना मतलब माइंड को डिसिप्लिन बनाना, लेकिन इच्छाएं अभी भी हैं, चल रही हैं। इच्छाएं, इच्छाओं से हम डिटैच नहीं हुए तो अकेला काम नहीं करेगा। अगर आपने खाली इच्छाओं पे कंट्रोल करना शुरू किया तो आपका माइंड डिसिप्लिन नहीं है, वहां पे भी काम नहीं होगा, पूरा काम नहीं होगा। सही से काम कब होगा, जब आप दोनों को मिला के चलते हुए अपना काम करो। आपका माइंड स्टेबल होगा, शांत होगा, डिस्टरबेंस से फ्री होगा। आप मोर मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाओगे, माइंड फोकस्ड रहेगा, और आपकी हर चीज बैलेंस्ड रहेगी। तो कृष्ण जी ये कहते हैं, विद प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट रेस्टलेस माइंड कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है। तो आपको बस डेली प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को डिटैच्ड रहना है, रखना है, और आप देखो कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल में आने लग रहा है। अब जैसे मैं अगर प्रॉब्लम्स देखें, हम जैसे ऑफिस है, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस होता है, कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हो, आपकी डेडलाइंस हैं, आप उसी में ही माइंड आपका रेस्टलेस है। अब आप कहोगे अब ऑफिस का स्ट्रेस है तो मैं क्या करूं, लेकिन जब आप डेली, आप माना आपने ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने से पहले 15 मिनट आपने रखने हैं अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के लिए, आपने वो रखे, चाहे आप मेडिटेट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, इससे आपका माइंड शांत हो रहा है, फोकस हो रहा है। अब आप ये छोड़ दो, जो डेडलाइन है हो जाएगी, लेकिन हाँ आपने अपना फुल एफर्ट देना है। आप अपना फुल एफर्ट दो, प्लान करके चलो। और अगर नहीं हुआ तो आप उसके लिए भी इतना मत हो जाओ कि नहीं हुआ तो अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब छोड़ दो बाकी चीज़, क्योंकि आपने अपना फुल दिया। अगले दिन फिर से वैसे ही करो। मतलब उसको स्ट्रेस मत लो, आपके स्ट्रेस लेने से वो चीज़ें हो नहीं जाएंगी। आप अपने माइंड को शांत रखो, अपने माइंड को शांत रखना सीखो हर सिचुएशन में। अगर खुशी आ रही है तो आप नॉर्मल हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नॉर्मल हो, उससे इतना नहीं घबरा रहे। वो होता है एक्चुअल में माइंड कंट्रोल, कि आप किसी भी सिचुएशन में आप आराम से उसको हैंडल कर रहे हो। तो माइंड रेस्टलेस होना नेचुरल है, चैलेंज है, चैलेंजेस हैं लाइफ में, तो होना नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन उसको कंट्रोल करना हमें आना चाहिए, और कंट्रोल करना आना इम्पॉसिबल नहीं है। वो प्रैक्टिस से होगा, अभ्यास से होगा, और डिटैचमेंट यानी वैराग्य की, वैराग्य वाला चीज सीख कर, यानी डिटैच होकर अपने माइंड को हम कंट्रोल करना सीखते हैं। तो माइंड को हम ओवरऑल हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं कि एक बार की बात है कि एक यंग वो होते हैं, पंडित होते हैं, या मैं ये कहूँ कि मॉन्क होते हैं, ठीक है, जिनका नाम था आदित्य।
वो चाहते थे, वो मेडिटेशन की मास्टरी करना चाहते थे। वो रोज मंदिर में घंटों ध्यान लगाते, लेकिन वो हमेशा रेस्टलेस रहते, डिस्ट्रैक्टेड रहते। उन्हें ऐसे महसूस होता कि मैं अपना कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, बट मेरा ध्यान भटक रहा है। तो उनकी थॉट्स ना कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में कभी आती कभी चली जाती, ऐसे हो रहा था। तो वो कहते हैं कि मेरे को बेटर करना है, आई शुड डू बेटर, क्योंकि मेरी थॉट्स कंट्रोल में नहीं आ रही, और आई शुड रीच अप टू हायर लेवल। तो उन्हें लगता है कि मैं क्या करूं, कल मुझे कैसे करना होगा, वो सोच में बड़े होते हैं। तो तभी वहां पर एक ऋषि आते हैं। वो उनके सामने आते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो ऋषि उन्हें ना बाहर लेके जाते हैं, और वो दिखाते हैं कि गार्डन में एक मंकी दिखाते हैं, बंदर दिखाते हैं, जो लगातार वहां पर एक बेल लगी होती है, बेल की रस्सी को पकड़ के झूल रहा था। वो मंकी बहुत ही रेस्टलेस था। वो कभी बिल्कुल नहीं रुक रहा था। कभी वो उस पे चढ़ चढ़ रहा है, बेल पे चढ़ रहा है, कभी कहीं उछल रहा है। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि इस मंकी को देखो, ये तुम्हारा माइंड है। वो हमेशा जंप कर रहा है, रेस्टलेस है, उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। तो आदित्य सोचते हैं आप माइंड का उससे कंपैरिजन कर रहे हो, मंकी से। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, मैं डेली मेडिटेट करता हूँ, लेकिन मेरा माइंड फिर भी कई बार जंप होता है, जबकि हम बहुत माइंड मेडिटेट करते हैं। तो आदित्य कहते हैं कि मैं भी मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा माइंड बहुत ज़्यादा जंप करता है। तो गुरुजी उसे बोलते हैं कि ये नेचुरल है, रेस्टलेस होना, जैसे मंकी का उछलना कूदना, रेस्टलेस होना नेचुरल है। लेकिन अगर हम ऐसे ही किसी मंकी को ट्रेन करें, तो वो नॉर्मल इंसान की तरह भी काम कर सकता है। उसी तरह से हमारा जो माइंड जो रेस्टलेस है, उसको भी हम ट्रेन कर सकते हैं। इसका मतलब गुरुजी ये समझाना चाह रहे हैं उसे, अगर तुम डेली प्रैक्टिस करो, मंकी यानी माइंड को धीरे धीरे शांत करो, तो पॉसिबल है कि उसको हम गाइड कर सकें। एक बंदर को जो घंटियों पे कूद रहा था, वहां पे पेड़ों पे कूद रहा था, आपने देखा होगा कि हम जानवर को भी कंट्रोल करके पूरा उसको आदमी की तरह चीजें सिखा सकते हैं, मंकी को भी सिखाई जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस पे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसको हमें सिखाना पड़ता है, रस्सी बांधनी पड़ती है, रस्सी के जरिए उसको हम सिखाते हैं, रस्सी उसको गाइड करती है। उसी तरह से हमारे माइंड को भी समझाने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें माइंडफुल एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ऐसे एक्शन लेने की ज़रूरत है जिससे हमारा माइंड ट्रेन हो, लेकिन उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। फिर दूसरा पॉइंट, वैराग्य यानी डिटैचमेंट। मंकी हमेशा ऐसे होता है कि जो उछल कूद मचाता है, डिस्ट्रैक्शन भी करता है। अगर कोई बैठा है तो हम मंकी की तरफ देखने लग जाएंगे जब वो उछल कूद मचा रहा होता है। तो रस्सी जो होती है, जब हम रस्सी बांधते हैं तो उसको होल्ड करके रखती है, उसको डिटैच करके रखती है। उछलने कूदने से मंकी थोड़ा सा बैठ पाता है। उसी तरह से हमारा जो वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट कैसे होगी, जब हम अपने डिजायर से, क्रेविंग से, अटैचमेंट से माइंड को धीरे धीरे दूर करने लगेंगे। वो भी ऐसे नहीं, कॉन्शियसली आप करते हो कि हाँ मैं इस चीज़ के साथ अटैच हो रही हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। हम अपनी रोज की थोड़ी थोड़ी लर्निंग लेते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके हम सीख पाते हैं कि डिटैचमेंट कैसे आनी चाहिए। उससे हमारा माइंड शांत होता है, सेटिस्फाइड होता है। शांत क्या, सेटिस्फैक्शन ज्यादा होने लगती है। तो आदित्य ने जब इसको फॉलो किया, मॉर्निंग मेडिटेशन, माइंड को ट्रेन करना और डिटैचमेंट वाली चीज़ें उसने फॉलो करी, तो उसे फील हुआ कि हाँ मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अब मैं मोर कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने माइंड को। कुछ हफ्तों के बाद उसे लगता है कि मुझे बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन, रिलीफ, काम मैं फील कर रहा हूँ। मेडिटेशन से मेरा फोकस बढ़ रहा है, मेरी थॉट्स कंट्रोल्ड हैं, इमोशन स्टेबल हैं। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि देखो, मंकी माइंड जो है अब वो तुम्हारा फ्रेंड बन चुका है, एनिमी नहीं है। क्योंकि तुमने अभ्यास किया, तुमने डिटैचमेंट की चीजें करी, अपने माइंड को समझाया, जिससे तुम्हारा अब माइंड कंट्रोल में आ रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड रेस्टलेस मंकी है, लेकिन वो भी ट्रेन हो सकता है। ठीक है। अब सच्चा योगी क्या है, कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चा योगी केवल मेडिटेशन करता है ये नहीं है। अब सच्चे योगी को क्या क्या करने की जरूरत है, अपने माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करने की जरूरत है, अपना रूटीन बनाने की जरूरत है, अपने आप को रिजल्ट से अटैच नहीं करना है, और धीरे धीरे अपने माइंड की डेली प्रैक्टिस करो कि आपने किस तरह हर दिन इम्प्रूव करना है। अपने अंदर एनालिसिस करो कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
वो सच्चा योगी है। तो हमें अब अंदर से सच्चा योगी बनना है, जो कि हम सब लोग अपने इस लाइफ में कर्म करते हुए सच्चे योगी बन सकते हैं। अब एक पॉइंट आता है इसमें कि अर्जुन पूछते हैं कि अगर मान लो कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं बट फेल हो जा असफल हो जाते हैं, तो वो कहते हैं अगर कृष्ण अगर कोई ध्यान का अभ्यास करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता तो क्या होगा। तो कृष्ण जी उससे उन्हें कहते हैं कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेशन में सफलता कभी कभी इमीडिएट नहीं होती, बहुत टाइम लगता है, माइंड रेस्टलेस है। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे लगा कि कुछ दिन मेडिटेशन करी, मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा, या मेरे से मेडिटेशन नहीं होती, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, कोई भी एफर्ट हमारा वेस्ट नहीं जाता। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ लोग मेडिटेशन करने लगते हैं, उनका इमीडिएटली ध्यान लग जाता है, कुछ का नहीं लगता। तो आपकी जो हैबिट्स हैं वो डीपली रूटेड है, उनको वहां से निकालने में अपने आप को टाइम लगता है। तो कहते हैं आपका एक भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाता। हर एफर्ट, हर प्रयास माइंड और हार्ट को रिफाइन करता जा रहा है। आपको कई बार इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन थोड़े टाइम में रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अंदर सेटिस्फैक्शन, काम, शांति मिलेगी। इवन छोटा छोटा अटेम्प्ट भी आपके माइंड को अवेयर करवाता है, मोर डिसिप्लिन बनाता है, मोर फोकस्ड बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रोज 5-5 मिनट भी प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे 5-5 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें, अपने माइंड को कंट्रोल करने की चीजें करें। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में लगे बेनिफिट नहीं मिल रहा, मैं हो सकता है मेरा फेलियर है, हो सकता है मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पाऊंगी, बट स्टिल करते रहो। जो जब आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक दिन आएगा जरूर कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आ रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण जी ये कहते हैं कि हमें हर तरह से अपनी ग्रोथ के लिए, हमें पता है ये चीज़, ये पाथ हमें सही जगह ले जाएगा, तो उससे हार क्यों माननी, उस पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। वो बताते हैं कि ऐसे लोग जो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर फोकस कर रहे हैं, वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे एक दिन। तो अगर हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इस जीवन में पूरी तरह नहीं भी कर पाए, तब भी अगर हमने शुरू भी करी तो भी नेक्स्ट लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी ही। ये उनका ये कहना है कि अगर आपने शुरुआत भी करी है, चलो आप नहीं कर पाए इस लाइफ में, अपनी अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप कोशिश करे जा रहे हो, ठीक है, आपने एफर्ट लगाए, आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। आपने जो नेक्स्ट जो भी आप लाइफ में जाओगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। हो सकता है आपका जन्म बेटर हो, आप अच्छी जगह हो, या आपको जो भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो बढ़ेंगी। ये कर्मा है जो एवरी लाइफ में हमारी ऐड होते जा रहे हैं, जस्ट लाइक अ बैंक बैलेंस। तो कर्मा और मेडिटेशन के बीच अगले जन्म में फल देंगे, ऐसा नहीं होता कि कोई फेलियर हो गया। तो कोई भी अगर कोशिश कर रहा है मेडिटेट करने की या अपने अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये जन्म चला गया या वो पर्सन खत्म हो गया, वो इंसान ही खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, नहीं। ये तो आपके मतलब ये डिपॉजिट होता जा रहा है आपके कर्मा के बैलेंस में। तो उनका ये कहना है कि मेडिटेशन का अभ्यास हमेशा आप करते चले जाओ, वो आपकी कॉन्शियसनेस पर फर्क करेगा, उस पर असर डालेगा। अगर आप फील कर रहे हो कि मैं फेल हो गई, मेरे से मेडिटेशन नहीं हो रही, मैं छोड़ दूं, ये आपने नहीं, ये आपने अपने आप को एक तरह से उससे बचाने की कोशिश कर रहे हो, उससे भागने की कोशिश कर रहे हो। इंटरनल चेंजेस आपके उसी टाइम शुरू हो जाते हैं जब आप मेडिटेशन शुरू करते हो। आपको फर्क नहीं पता चलता, माइंड धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाता है। तो आपने उसको करते जाना है, उस हैबिट, वो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स में चेंज लेकर आएगा। और उसके बाद ओवरऑल वो ये कहते हैं कि जो एक्चुअल में सीकर हैं, सीकर मतलब जो चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, या वो कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाना ही है, चाहे कुछ भी हो मैं करती रहूंगी, उनका अगर फेलियर छोटे मोटे हो भी रहे हैं वो टेम्परेरी फेलियर है। बट एक्चुअल में उन्हें जो एंड में जो फील होगा वो काम, अपना शांत माइंड फील होगा, सेटिस्फेक्शन फील होगी, डिटैचमेंट होगी, और धीरे धीरे ये एनलाइटनमेंट होगी। तो हर सिंसियर एफर्ट जो है वो आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ लेकर जा रहा है। उसी तरह से जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक एक स्टेप, कहते हैं ना कि भगवान का एक भी मंत्र जो हमने बोला है वो बेकार नहीं जाता, एक शब्द भी हमने अच्छा बोला है वो बेकार नहीं जाता। हमारी कर्मा, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बुरे कर्मों का बुरा रिजल्ट है, अच्छों का अच्छा है, तो एक एक वर्ड जो हम बोल रहे हैं, एक एक मदद जो किसी की कर रहे हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, उसी तरह से हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कोई भी ऐसी इनजस्टिस नहीं हो सकती। तो इसी चीज से, इसी काम शांति से हमें अपने एफर्ट लगाते रहने हैं।
ठीक है। तो अब उनका ये नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अपने माइंड को स्ट्रेंथन करो, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को कंटिन्यू करो, और जब आप ऐसा करोगे, ईमानदारी से करोगे, आपको अंततः रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो एक ओवरऑल अगर हम इसको अपनी लाइफ में समझे, अगर हम अपनी लाइफ में कर्मा कर रहे हैं, करंट चैलेंजेस को झेल रहे हैं और चैलेंजेस के साथ शांति से काम करते जा रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमें हमारे उन अच्छे फोकस्ड कर्मास के, या जो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हम कई चीज़ों से बच रहे हो सकता है। हमें नहीं पता चलता क्योंकि हमें नहीं पता अगले मोमेंट क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मा अच्छे एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं, क्रिएट करते जाते हैं, अपने माइंड को शांत करना शुरू करते हैं और समझदारी से अपनी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कहाँ किस मोमेंट में हमें आके प्रोटेक्शन मिल रही हो, हमें कोई बड़ी चीज़ों से एक तरह से बचाव हो रहा हो हमारा, हमें सक्सेस, एक जगह हम फेल होते हैं, हम घबरा जाते हैं, पर हो सकता है वो फेलियर हमारे लिए और बेटर फॉर्म में हमारे लिए सक्सेस लेकर आए। तो ये सारा जो भी है सब कर्मा का एक बैलेंस है, जो जिसपे हमें पूरा ट्रस्ट करके अपने एक्शन सही से लेते जाना है और पूरे सिस्टमैटिकली, पूरे अनुशासन से काम करते जाना है। जब हम ऐसे करेंगे तो हमें बेस्ट ही रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा चैप्टर था। कोई क्वेश्चन अभी तक?